हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन वाला। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने फोर्थ चैप्टर के 2 लेक्चर्स यहाँ पर कवर कर लिए थे। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा और यहाँ पर हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पर हम लोग ने लास्ट टाइम पे किया था। तो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जहां पर मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये इस तरीके का कोई एक स्टोन था, ठीक है। इस तरीके की एक टेरेन पे रखा हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट्स पर ये टच हो रहा है, 3 पॉइंट्स पर यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये जो स्टोन है ये टच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपसे ये पूछा था कि बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस कितने आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकली पहले बताया था कि नंबर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को देखना। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा ये है, दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा ये है, तीसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा ये है। सो सिंस देयर आर 3 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, इसीलिए यहां पर हमारे नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, R1, R2 और R3, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होंगे वो यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस। ऑलराइट, तो ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अपना पढ़ा हुआ था। अब इसी के आगे हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसी के आगे हम लोग यहां पर कंटिन्यू कर लेते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट। इसी में टाइप का फोर्स है, क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत यहां पर पता होगा, तो मैं यहां कुछ और आप लोगों को बैकग्राउंड बताता हूं फ्रिक्शन का। देखिए बेसिकली होता क्या है, आप जब भी किसी सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो ये ग्राउंड का सरफेस हो, वॉल का सरफेस हो, चाहे इस व्हाइट बोर्ड का सरफेस हो, तो ये सरफेस अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस सरफेस के ऊपर, मतलब माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस आपको दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके का सरफेस कुछ ऊबड़ खाबड़ दिखेगा ऐसा। तो जो सरफेस बहुत स्मूथ होगा उसमें ये चीजें छोटी छोटी सी होंगी, ठीक है। जो पीक्स, ये कहती है पीक और ये होती है वैली। तो पीक और वैली बहुत छोटी छोटी होंगी, लेकिन जो हमारा बहुत रफ सरफेस होगा वहां पर ये पीक और वैली की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या होता है, 2 सरफेसेस की अगर हम बात करें, जब 2 सरफेसेस, मान लीजिए एक सरफेस ये है मेरा, एक सरफेस ये है, दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। दोनों कांटेक्ट में है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब इसको डायग्रामेटिकली समझें, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कांटेक्ट में है, ठीक है, और उसके अलावा यहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और दोनों के बीच में क्या है? कांटेक्ट है। तो मान लीजिए एक सरफेस इस तरीके से है और दूसरा सरफेस कुछ इस तरीके से है और दोनों कांटेक्ट में, ठीक है। दोनों किस में? कांटेक्ट में। तो जब इनके बीच में मोशन होगा तो ये जो इंटरलॉकिंग है, इस तरीके से, इस इंटरलॉकिंग को समझो, इस तरीके से जो इंटरलॉकिंग है फंसेंगी, भाई देखो इस तरीके से मूव ये कर नहीं पाएंगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? इंटरलॉकिंग्स फंसेंगी एक दूसरे में और ये इजीली मूव नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है, इनके बीच के जो मोशन को अपोज करने की एक टेंडेंसी डेवलप होगी, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज बेसिकली ट्राइंग टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि ये आपके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो यही क्या होता है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है? फ्रिक्शन बेसिकली हमारा इसलिए अराइज होगा क्योंकि जो भी हमारे सरफेसेस हैं वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होंगे, उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग्स होंगी, या जब आप उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करोगे तो सरफेस पे जो ऑब्जर्वेंस हमारा ऑब्जर्व हम करेंगे वो ये देखेंगे, सरफेस पे हमारी इस तरीके की प्रोफाइल्स होती हैं,
ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, आपका रफनेस दिखाती है सरफेस की। तो यही जब आपस में फंसेंगी ड्यूरिंग द मोशन तो ये आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, या इसको कहते हैं इन शॉर्ट फ्रिक्शन कह देंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग कह देंगे फ्रिक्शन। तो यहां पर क्या होता है, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, ठीक है। कोई भी सरफेस पहली बात तो क्या होता है, परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन है क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोसेस जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, और उसकी मदद से जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे वो 100% आपका एक्यूरेट या सही नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए यहां पर किसी भी प्रोसेस को अगर आप कंसिडर कर लो तो उससे बनाया हुआ कंपोनेंट में भी कुछ ना कुछ आपकी क्या रह जाएगी, कमियां रह जाती हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये आप हैं, ये मान लीजिए आप हैं, और आप इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, कहां पर, राइटवर्ड, आप इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं राइटवर्ड, ठीक है। तो यहां पर ये डायरेक्शन हो जाएगा मोशन ऑफ ब्लॉक, ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा, मोशन ऑफ ब्लॉक। भाई ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन किसके बीच में एक्ट कर रहा है, आपकी फीट के बीच में और ग्राउंड, ठीक है। एक तो यहां भी एक्ट कर रहा है, प्लस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी हमारा फ्रिक्शन यहां पर एक्ट कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन को इस ब्लॉक के मोशन को अपोज करना पड़ेगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। ये दो बॉडीज के बीच में, कौन सी बॉडीज के बीच में, एक ग्राउंड और एक ब्लॉक, यही तो दो बॉडीज है, इन्हीं के बीच में तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ये, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ऑलराइट। चलिए, तो ये हो गया यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं टेंशन फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन फोर्स? आई थिंक फ्रिक्शन का एक बेसिक जो आपको इंट्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो हमारे फ्रिक्शन का है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं बच्चों अबाउट द टेंशन फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन फोर्स, ठीक है। तो टेंशन फोर्स की अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो सबसे पहला है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग या फिर रोप, किसी रोप में या फिर स्ट्रिंग में ये प्रेजेंट होगा जब हम उसको या तो पुल करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग पुलिंग एक्शन, जब हम उसको पुल कर रहे होते हैं किसी रोप को या फिर किसी स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, उसमें एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स, जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग और रोप जो होती है मस्ट बी टाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी टाइट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेच्ड कंडीशन में यहां पर ये होना चाहिए। और जो हमारा टेंशन फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ये हमेशा क्या होता है, एक पुलिंग नेचर का फोर्स होता है। इट विल ऑलवेज ट्राई टू पुल दी ऑब्जेक्ट, ये हमेशा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स को पुल करने की कोशिश करेगा। तो कभी भी ये पुशिंग फोर्स नहीं होता, प्लीज माइंड दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करें कि ये जो फोर्स है हमारा, दिस इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ अ पुलिंग फोर्स, ये हमेशा पुल करता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, मान लीजिए ये हमारी वॉल है, ये हमारी मान लीजिए छत है, एक स्प्रिंग की मदद से हमने एक मास को ऐसे सस्पेंड कराया, एक स्प्रिंग की मदद से हमने किसी मास को ऐसे सस्पेंड कराया, मास मेरा m जो है इससे मैंने लटकाया हुआ है। अब आपको पता है जो इस बॉडी का वेट है, जो इस ब्लॉक का वेट है, वो सेंटर से एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, W दैट इज m इंटू जी, W इज इक्वल टू m इंटू जी। ये तो कहां एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउन,
अब इस वेट की वजह से आपकी इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन फोर्स आएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, लिख देंगे टी। तो क्या लिख देंगे, टी। तो यहां पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है mg, अपवर्ड फोर्स दैट इज द टेंशन फोर्स इज एक्टिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, T इज इक्वल टू m इंटू जी। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स कंडीशन से मैंने लिखा है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब है forces acting in the upward direction will be equal to the forces acting in downward direction. Forces acting in the leftward direction would be equal to the forces in the rightward direction. तो upward forces जितने हैं उनको सम कर दीजिए, downward forces जो है उनको सम कर दीजिए, तो आप vertical equilibrium निकाल लेंगे। फिर राइट में लग रहे हैं जितने फोर्सेज हैं उसको सम कर दीजिए, दैट वुड बी इक्वल टू द लेफ्ट में लग रहे जितने फोर्सेज हैं उसका सम आप कर देंगे। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इस तरीके से भी हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, अगर हम बात करें वेट की, ये जो वेट है ये किसका वेट है, इस ब्लॉक का वेट है। तो इट इज ट्राइंग टू पुल, so what it is doing, it is trying to pull the block downwards, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये जो वेट है ये तो वर्टिकली डाउन एक्ट कर रहा है, तो ये कोशिश क्या करेगा, हम ब्लॉक को कहां ले जाएं, वर्टिकली डाउन ले जाएं, ठीक है, कहां ले जाएं, डाउनवर्ड्स। और जो हमारा टेंशन है, टेंशन इट इज ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग अपवर्ड्स। ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को अपवर्ड्स पुल करने की कोशिश करेगा। इट इज ट्राइंग टू पुल द स्ट्रिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पर आई होप कि आप लोग को टेंशन फोर्सेस के बारे में कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स भी अपने साथ साथ बनाते चलिए एंड ट्राई टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ट्राई टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग व्हिच हैज बीन टॉट इन दी क्लासरूम। ऑलराइट, चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद अनदर टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज दी स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई स्प्रिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्प्रिंग। तो बेसिकली अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग हमारा एक इलास्टिक मेंबर है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है स्प्रिंग हमारा एक इलास्टिक मेंबर है, इट इज एन इलास्टिक मेंबर, ठीक है। क्या है ये, इलास्टिक मेंबर, ये हमारा इलास्टिक मेंबर है, ठीक है। अब इलास्टिक मेंबर क्या होता है, इलास्टिक मेंबर हमारा वो मेंबर होगा जिस पर जब हम फोर्स लगाएं, तो वो मेंबर हमारा डिफॉर्म हो जाए, और जिस पर हम फोर्स जब हटा दें तो वो मेंबर हमारा वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए। तो ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं इलास्टिक मेंबर। तो इलास्टिक मेंबर इज वन which deforms on the application of force and returns to its original configuration when the force is removed। तो जब फोर्स को लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, फोर्स को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर है, स्प्रिंग जो है हमारा कैसा मेंबर है, इट इज एन इलास्टिक मेंबर, ये हमारा इलास्टिक मेंबर है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करें स्प्रिंग फोर्स। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके की एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपके पास इस तरीके की एक स्प्रिंग हो गई, ठीक है। अब यहां पर दो तरीके से फोर्स लगा सकते हैं। एक फोर्स मान लीजिए आपने इस पर ऐसे लगाया F, ठीक है, इसको आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस। तो ऐसा फोर्स विच इज ट्राइंग टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इस फोर्स की मदद से आपकी स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए इस फोर्स को कहेंगे कंप्रेसिव। क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। क्या कहेंगे इसको, कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे इट विल बी अ कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। अब होगा क्या,
जब आप इसको ऐसे फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी, स्प्रिंग क्या हो जाएगी आपकी यहां पर कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी डिक्रीज, ये स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो केस ए था, ये तो केस ए था। फिर जब आपने फोर्स को रिमूव किया तो ये वापस से अपनी लेंथ को इतना ही रीगेन कर लेगी। अब केस बी था, बी केस में क्या है, मान लीजिए आपके पास ऐसी एक स्प्रिंग थी, आपने इस पर इस तरीके से फोर्स लगाया, आपने इस पर इस तरीके से फोर्स लगा दिया, मतलब दिस फोर्स इज ट्राइंग टू पुल द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को क्या करने की कोशिश कर रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पुलिंग, या फिर और अच्छे से बोले तो टेंसाइल फोर्स। कैसा है, पुलिंग या फिर टेंसाइल फोर्स। तो हमने बोला पुलिंग या फिर टेंसाइल फोर्स, क्या बोला, पुलिंग या फिर टेंसाइल फोर्स, इसको हमने बोल दिया। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से आपकी स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ थोड़ा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आपकी स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा, ऐसा कब तक होगा, देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम इसको कितना भी खींच दे और छोड़े तो ये अपनी लेंथ को रिगेन कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फोर्स की लिमिट तक ही ऐसा कर सकता है, उसके बाद यहां पर क्या होगा, उसके बाद यहां पर आपकी स्प्रिंग में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंटली उसकी लेंथ उतनी ही हो जाएगी। तो एक लिमिट तक यहां पर ये अपने इस बिहेवियर को शो करेगा, उसके बाद आपका ये जो बिहेवियर है यहां पर ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, इसके बाद ऐसा यहां पर आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आपको पता है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब अर्थ में जो ग्रेविटी है हमारी, वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, खींचती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो और बॉडीज जब हमारी अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है तब भी अट्रैक्ट हो रही हैं, बॉडीज जो हवा में तैर रही हैं वो भी हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो बेसिकली इसको कह दे कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द कांटेक्ट एंड द नॉन कांटेक्ट कैटेगरी। ऑलराइट, चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में बेसिकली क्या है, हमने जो एक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई। देखिए न्यूटन के बहुत सारे लॉ हैं, फोर्स में भी इन्होंने दिया है, मैथमेटिक्स में भी इनके काफी लॉ हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कुछ जगह पर इनका वर्क है, तो इनके से आपको घबराना नहीं है, और इनका वर्क जो है बहुत वास्ट है, ठीक है। तो यहां पर न्यूटन्स लॉ की अगर आप बात करें तो इन्होंने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस universe attracts every other object, ठीक है। इस यूनिवर्स में जितने भी ठीक है, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं और ये कैमरा जो लगा हुआ है ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं और ये वॉल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है दो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो F है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मान लीजिए मेरा मास m1 है, आपका मास m2 है, ये इस कैमरे का मास m2 है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of distance between them.
ठीक है, तो यहां पर ये जो है इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम होता जाएगा, डिस्टेंस आपका घटता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ता जाएगा। इसका यही तो मतलब हुआ। अब बात आती है कि अगर मैं और ये कैमरा, मैं और ये वॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की तरफ खिंचे क्यों नहीं चले जाते, हम एक दूसरे की तरफ खिंचे क्यों नहीं चले जाते। देखिए, तो आपको पता है जब अगर मान लीजिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमें मिल जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। कंबाइन करके हमें ये मिल गया। अब हम जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एक कांस्टेंट। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो G क्या है यहां पर, G एक कांस्टेंट है। G क्या है बच्चों यहां पर, G हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G जो है हमारा ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल G, ठीक है। हाँ, अब मैं बता रहा था कि ये जो G की वैल्यू होती है, G की वैल्यू होती है हमारी, वैल्यू ऑफ G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी होती है। यूनिट्स आप यहां से देख सकते हो, ये केजी स्क्वायर आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये न्यूटन है। तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करें, तो ये हमारा जो जी है इसकी वैल्यू देखो 10 की पावर -11 में जा रही है। इसका मतलब जब आपके मासेस का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा, तब जाकर इसको ओवरकम कर पाएंगे और तब फोर्स की वैल्यू कुछ यहां पर ऐसी आएगी कि बॉडीज अट्रैक्ट हो जाएंगी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम और वॉल एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे मासेस जो हैं इतने ज्यादा नहीं है कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाए। तो बेसिकली किनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका काम कर रहा है हेवनली बॉडीज के बीच में। जैसे मान लीजिए आपके होते हैं प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, आपके प्लैनेट्स हो गए, या जैसे मान लीजिए अर्थ हो गई एंड मून हो गया, अर्थ एंड मून के बीच में एक्ट कर रहा है। अर्थ और मून के बीच में कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस है, आपको पता है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, आपको पता है, मून का मास भी काफी ज्यादा है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में तो कम है। तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज्यादा वहां पर एक्ट करेगा जिनके मासेस बहुत ज्यादा होंगे, जिनके मासेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो ये है बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये कब आपका डोमिनेंट होता है, ये आपका डोमिनेंट तभी होगा जब आपके मासेस जो होंगे, क्या होंगे, मासेस आपके बहुत ज्यादा होंगे। when the masses are very high in magnitude, like mass of earth and sun, mass of earth and moon, ये सब अगर जब होगा तो ही क्या होगा, आपका यहां पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब आप लोगों ने बचपन में ही एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूट्रॉन्स होते हैं, यहां पर प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रली चार्ज हैं, प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिर आपके न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, शेल्स होती हैं,
ठीक है, ऑर्बिट्स होती हैं या शेल्स होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आपको पता है, ये बहुत बेसिक सा रूल है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग न्यूक्लियस के इनसाइड की बात करें तो यहां एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव की बात हम नहीं कर रहे, हम बेसिकली करेंगे, अच्छा सिर्फ एक प्रोटॉन तो होगा नहीं, यहां पर कई सारे प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, यहां पर कई सारे प्रोटॉन्स होंगे, कई सारे न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं, इनमें आपस में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, आपस में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, और एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन भी हो रहा होगा। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों के चार्जेस क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है, ये दोनों के चार्जेस क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसे फोर्सेस होंगे, इनके बीच में जो फोर्स होंगे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, इन दोनों के बीच में आ गया एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स आ गया, अट्रैक्शन, कैसा फोर्स आ गया, अट्रैक्शन फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होगा, यहां पर ये रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो दो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये चीज पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, थर्मोनिक एमिशन एंड रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे कम है। आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पे, तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर इनके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत कम है तो इसके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब यहां पर देखें, इस वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस जो है वो लीस्ट है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं जा नहीं सकता आसानी से, दिस विल बी लाइक अ बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये बाउंड हो जाएगा, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, या ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करें जो लास्ट शेल में होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्यों बोल रहे हैं कंडक्शन, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, उस पर इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और वो फ्रीली जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जो सबसे पास है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, तो सबसे दूर है वो सबसे वीकली अट्रैक्टेड होगा बाय द न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। तो लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चलिए, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट जो हमारे आईसीएससी में पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट। आपको एक चीज यहां पर पता है, क्या पता है कि ये कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और
जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं, वो एक डिस्टेंस पर है। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने यहां पर अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, जिसमें हम लोगों ने उसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बांटा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होते हैं जो उन दो बॉडीज के बीच में एक्ट करेंगे जिनके बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है, जिनके बीच में क्या है? एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे वो होते हैं जो उन बॉडीज के बीच में एक्ट करते हैं जिनके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हमने वेट की बात करी थी, तो वेट हमारा दोनों की कैटेगरी में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ये सब हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स ये हमारे कॉन्टैक्ट टाइप के फोर्सेस हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर थर्ड लेक्चर जो हमारा है इसमें देखा कि व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स, जहां पर हम लोग एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ये सब हम लोग अपने फोर्स के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स पूरे मिलने वाले हैं अबाउट क्लास 10th एंड क्लास 9th साइंस मैथमेटिक्स के, आपको यहाँ पर पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।